नमस्कार दोस्तों, 20 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने दहेज से जुड़े अपराधों की प्रभावी रोकथाम और मामलों का तेजी से निपटारे के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और हाईकोर्ट्स को कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश जो है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस अजमल बेग मामले में दिया गया है ऐसे डायरेक्शन। वैसे तो ऐसे निर्देशों की जानकारी सबको होनी चाहिए, पर आज का मेरा यह वीडियो लॉ स्टूडेंट्स और लीगल फील्ड में काम करने वालों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इन निर्देशों की जानकारी लीगल फील्ड में काम करने वालों के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा, उनके बहुत ही यूज में आएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने दहेज से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए कानून को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। इनमें दहेज निषेध अधिकारियों का प्रभावी कामकाज, भारतीय दंड संहिता की धारा 304B, 498A और बीएनएस की धारा 80 और 85 के तहत मामलों को प्राथमिकता देना और लंबे समय से लंबित मामलों की समय समय पर निगरानी करना शामिल है। कोर्ट ने एक अहम निर्देश यह भी दिया है कि सभी हाईकोर्ट्स और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर साल 15 जनवरी, 15 मई और 15 सितंबर को स्टेटस और मतलब कि कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करना होगा कि यह पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यह तब तक करना होगा जब तक आईपीसी की धारा 304B और 498A, बीएनएस के संबंधित प्रोविजन और दहेज निषेध अधिनियम के तहत लंबित मामलों की संख्या में काफी कमी न आ जाए। कोर्ट ने कहा, कई लोग जो खुलेआम दहेज मांगते और देते हैं वे बिना किसी सजा के बच निकलते हैं। कई अदालती फैसलों में बार बार यह बात सामने आई है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 को लागू करने में कई तरह की दिक्कतें आती हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि खासकर दहेज के लेन देन के मामलों में यह प्रथा दुर्भाग्य से समाज में गहराई तक जमी हुई है। इसलिए चूंकि यह रातों रात बदलने वाली नहीं है, इसलिए मैं इसमें शामिल सभी पक्षों जैसे कि विधायिका, न्यायपालिका, कानून लागू करने वाली एजेंसियां, नागरिक समाज संगठन की ओर से ठोस प्रयासों की जरूरत है। इसलिए आईपीसी की धारा 304B और 498 तथा दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत मुकदमों में होने वाली व्यवस्थागत देरी और अप्रभावी अमल से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं। इसमें पहला है संस्थागत सहायता व्यवस्थाओं को मजबूत करना। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दहेज नियम अधिनियम 1961 के तहत नियुक्त नामित दहेज निषेध अधिकारियों के प्रभावी कामकाज और उनसे जुड़ी जानकारी को प्रसार को सुनिश्चित करने और निम्नलिखित को मजबूत करेंगे, जैसे कि वन स्टॉप सेंटर, परिवार विमर्श केंद्र, महिला सहायता डेस्क, पीड़ित सहायता केंद्र, हेल्पलाइन और ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली, ताकि पीड़ित महिलाओं को सहायता और कानूनी उपाय मिल सके। इसके बाद नंबर आता है दूसरा। इसमें ये निर्देश क्या है? निर्देश यह है कि जागरूकता और शिक्षा से जुड़े उपाय। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ मिलकर इन विषयों पर लगातार जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने वाले कार्यक्रम चलाएंगे, जैसे कि दहेज जैसी सामाजिक बुराई, लैंगिक समानता, संवैधानिक मूल्य और महिलाओं के अधिकार। इसके लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम, जागरूकता अभियान, सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम और कानूनी साक्षरता पहल जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीसरा निर्देश यह जारी किया है कि मामलों की प्राथमिकता के आधार पर वर्गीकरण और निगरानी, क्लासिफिकेशन और उसके ऊपर मॉनिटरिंग। आईपीसी की धारा 304B और 498A, बीएनएस की धारा 80 और 85 के तहत अपराधों से निपटने वाले सभी अदालतें जहां तक संभव हो ऐसे मामलों को प्राथमिकता देंगी और अन्य तरह के मामलों की सुनवाई पर बुरा असर डाले बिना इनका जल्द से जल्द निपटारा सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगी। संबंधित जिला न्यायपालिका 3 साल से ज़्यादा समय से लंबित मामलों की पहचान करेगी, खासकर वे मामले जो आरोप तय करने या सबूत दर्ज करने के चरण में लंबित है और मासिक या तिमाहिक समीक्षा प्रणालियों के जरिए समय समय पर उनकी निगरानी करेंगी।
चौथा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने यह दिया है कि ट्रायल में समय सीमा का पालन, मतलब सभी ट्रायल कोर्ट जहां तक संभव हो और सीआरपीसी बीएनएसएस के तहत कानूनी सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए ये कोशिश करेंगे कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद जल्द से जल्द आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। दूसरा है, चार्जशीट दाखिल होने के 60 से 90 दिनों के भीतर आरोप तय करने पर विचार किया जाए। उसके बाद आरोप तय होने के बाद उचित समय के भीतर सबूत दर्ज करने की प्रक्रिया को शुरू की जाए और उसके बाद सेक्शन 309 सीआरपीसी, सेक्शन 346 बीएनएसएस के अनुसार लगातार या हर दिन सबूत दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी रखा जाए। हालांकि यहाँ बताई गई समय सीमाओं का पालन आमतौर पर दिशा निर्देशों के तौर पर किया जाएगा, लेकिन कुछ खास मामलों में जैसे कि कई आरोपी होने, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, फॉरेंसिक जांच में देरी, आरोपी के उपलब्ध न होने या अन्य कारण जिन्हें दर्ज किया जाएगा की वजह से इनमें बदलाव हो सकता है। उसके बाद अगर पांचवा डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, गवाहों से जुड़े मामलों में सुनवाई टालने पर नियम और गवाहों के लिए कैलेंडर का मैनेजमेंट। वो कैसा रहेगा? तो ऐसा रहेगा कि ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट सुनवाई को बेवजह टालने से रोकेंगे और यह पक्का करेंगे कि सुनवाई तभी टाली जाए जब उसके कारण लिखित में दर्ज किया जाए। अगर आरोपी का वकील बिना किसी ठोस वजह के बार बार गैर हाजिर होता है, अब्सेंट होता है, तो कार्यवाही में बेवजह देरी से बचने के लिए उचित कानूनी सहायता वकील या एमिकस क्यूरी नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा अगर जांच अधिकारी का ट्रांसफर हो जाता है, मतलब जो कंसर्न जांच अधिकारी उसका ट्रांसफर हो जाता है या वह रिटायर हो जाता है, तो सुनवाई टालने से बचने के लिए काफ़ी पहले ही किसी दूसरे या होल्डिंग ऑफिसर को नियुक्त कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद आरोप तय होने के तुरंत बाद ट्रायल कोर्ट गवाहों के लिए एक कैलेंडर तैयार करेगा, जिसमें मुख्य गवाहों से पूछताछ, समन भेजने और सबूत पेश करने के कार्यक्रम की तारीखें बताए जाएंगी। इसमें गवाहों के समय पर आने और सबूत पेश करने में बार बार देरी से बचने के लिए जहां तक संभव हो गवाहों के मैनेजमेंट का एक व्यवस्थित तरीका सुनिश्चित होगा। जांच अधिकारी समन भेजने और गवाहों को पेश करने के लिए काम तुरंत सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद छठा डायरेक्शन है टेक्नोलॉजी और डिजिटल मॉनिटरिंग का इस्तेमाल। हाईकोर्ट मौजूदा कोर्ट डैशबोर्ड CIS इंफ्रास्ट्रक्चर में इन चीज़ों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। हर स्टेज पर पेंडिंग मामलों को ट्रैक करना, फिर डिजिटल डैशबोर्ड, पुराने पेंडिंग मामलों के लिए ऑटोमेटेड अलर्ट, IPC की धारा 304B और 498 की धारा 80, BNS की धारा 80 और 85 के तहत आने वाले मामलों की मॉनिटरिंग सिस्टम। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 7वां डायरेक्शन दिया है हाई कोर्ट में पेंडिंग मामलों की समीक्षा। सभी हाई कोर्ट समय समय पर पुराने पेंडिंग क्रिमिनल अपील, रिवीजन, CRPC की धारा 482, BNS 2023 की धारा 528 के तहत याचिकाएं और जमानत के मामलों की समीक्षा करेंगे, खासकर उन मामलों की जिनमें ट्रायल की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगी हो, और उन्हें जल्द लिस्ट करने और निपटाने के लिए उचित कदम उठाएंगे। जहां कार्रवाई पर रोक लगी हो वहां ऐसे आदेशों की समय समय पर कानून के अनुसार समीक्षा की जा सकती है। उसके बाद 8वां डायरेक्शन यह है कि ट्रेनिंग, सेंसिटाइजेशन और स्पेशलाइज्ड प्रोसिक्यूशन। सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और माननीय हाईकोर्ट इनके लिए समय समय पर ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम पक्का करेंगे, जैसे जुडिशियल ऑफिसर, पुलिस अधिकारी, प्रोसिक्यूटर आदि के लिए। इसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर भी रहेंगे, काउंसलर भी रहेंगे और दहेज से जुड़े मामलों से निपटने के लिए अन्य स्टॉक होल्डर, जुडिशियल एकेडमी, पुलिस ट्रेनिंग संस्थान और अन्य उचित संस्थानों के जरिए। IPC की धारा 304B और 498 के तहत प्रोसिक्यूशन के लिए महिलाओं के खिलाफ अपराधों में अनुभव और सेंसिटिविटी रखने वाले प्रोसिक्यूटर को नियुक्त करने की कोशिश भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9वां डायरेक्शन यह दिया है कि उचित वैवाहिक विवादों में मध्यस्थता, काउंसलिंग, मुख्य रूप से वैवाहिक कलह से जुड़े मामलों में जिनमें मौत, गंभीर शारीरिक हिंसा या अन्य गंभीर अपराधों के आरोप शामिल नहीं हैं,
से संबंधित कोर्ट कानून के तहत अनुमति देने होने और उचित समझे जाने पर पार्टियों के अधिकारों या कॉग्निजेबल अपराधों को गंभीरता से समझौता किए बिना योग्य मध्यस्थों काउंसलर के जरिए मध्यस्थता या काउंसलिंग की संभावना तलाश कर सकते हैं। उसके बाद 10वां जो है डायरेक्शन यह दिया है कोर्ट ने कि अनुपालन और समय सीमा पर रिपोर्टिंग कंप्लायंस करना और उसको टाइमली रिपोर्ट करना। सभी हाई कोर्ट और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को इस कोर्ट के सामने 15 जनवरी, मई और सितंबर को स्टेटस और कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करना होगा। यह तब तक करना होगा जब तक कि आईपीसी की धारा 304B और 498 तथा साथ में बिजनेस के संबंधित धारा 80 और 85 और दहेज निषेध अधिनियम से जुड़े मामलों की पेंडेंसी काफ़ी कम न हो जाए। इन रिपोर्टों में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए। क्या क्या शामिल होनी चाहिए? लंबित मामलों और उनके निपटारे के आंकड़े, मामलों की स्थिति किस चरण में है, जागरूकता के लिए उठाए गए कदम, दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति पदनाम, आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम और इन निर्देशों के तहत अपनाए गए उपाय। सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लायंस और समय समय पर दी जाने वाली रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इस मामले को फिर से 15 अक्टूबर 2026 के लिए लिस्ट किया है। ऐसे ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के लीगल अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करिए। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।